मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित राजेश झा जी और ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे इस पवित्र भूमि पे बुलाया और आप सबसे संवाद करने का मुझे अवसर दिया है। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अगले आधे एक घंटे तक आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर फ़ोन साइलेंट कर लें तो अच्छा रहेगा, स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो। और केवल आपको सुनना नहीं है बल्कि लगातार हमसे बात करते रहना है। जब भी मैं कुछ पूछूं तो जो आपको ठीक लगे उसका इतना तेज़ी के साथ जवाब दीजिए कि आपकी आवाज़ यहाँ तक आ जाए। ये क्यों कह रहा हूँ, मेरे मित्र आए हुए हैं और आप लोगों का ये हमारा जो संवाद है लगभग 2 करोड़ लोगों तक जाएगा। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाएगा, अलग अलग फेसबुक पेजेस पे जाएगा। सामान्यतया जो चर्चा हम करते हैं वो 1 से 2 करोड़ लोगों तक जाती है। तो 1 से 2 करोड़ लोगों तक केवल मेरी बात न जाए बल्कि आपकी बात भी जानी चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म तिथि भी है, जयंती भी है। हम उनके एक उसको तो जानते हैं कि उन्होंने अंत में बुद्धिज़्म एडॉप्ट कर लिया। वैसे भी अगर बुद्धिज़्म एडॉप्ट कर लिया तो भगवान बुद्ध तो विष्णु के अवतार हैं ही है। कोई विदेशी उन्होंने मजहब तो एडॉप्ट नहीं किया ना, बुद्धिज़्म एडॉप्ट किया। लेकिन एक बात जो लोगों को कम पता है कि संविधान के अंदर भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा प्रावधान उनके कहने पे आया है। संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए, हिंदी भी नहीं, संस्कृत होनी चाहिए। और उन्होंने बाकायदा उसके लिए अपना प्रस्ताव पेश किया। ये दुख है कि उस समय भी कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा था। उस सेकुलरिज्म के कीड़े के कारण बाबा साहब अम्बेडकर का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, नहीं तो आज भारत की राजभाषा हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत होती। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मत पंथ संप्रदाय को अपने अपने धार्मिक स्थानों के प्रबंधन का अधिकार है, उसको मैनेज करने का अधिकार है, मेंटेन करने का अधिकार है। इस पर भी बाकी लोगों का भी योगदान था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का प्रमुख योगदान था जिसमें उन्होंने कहा था कि मठ मंदिरों का संचालन सरकार द्वारा नहीं बल्कि समाज द्वारा होना चाहिए। तो जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका था। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब के आधार पे, धार्मिक आधार पे किसी से टैक्स नहीं लिया जाएगा और मठ मंदिरों का पैसा सरकार बिल्कुल नहीं लेगी। वो सारा का सारा पैसा धार्मिक प्रचार प्रसार में, धर्म के काम में ही आएगा। जो कुछ मठ मंदिरों पे चढ़ावा आएगा, पैसा आएगा, वो उन्हीं के ही काम आना चाहिए। ये प्रस्ताव आर्टिकल 27 का भी बाबा साहब अम्बेडकर का था। आर्टिकल 29 में उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक अधिकार, ये संविधान भारतीयों के लिए बन रहा है, विदेशियों के लिए नहीं बन रहा है। और भारत की संस्कृति को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की ड्यूटी भी सरकार की है, ये संविधान में है। आर्टिकल 351 में तो उससे 2 कदम आगे है। आर्टिकल 351 कहता है कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए
बाकायदा सीधे सीधे निर्देश दिया हुआ है। इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस पहलू को इसलिए मैंने आवश्यक समझा आप लोगों के बीच में रखना, क्योंकि आज उनकी जयंती है और आज आपका विषय भी मठ मंदिर और भारतीय संस्कृति है, इसलिए एक बार उस पर चर्चा करना आवश्यक था। यहाँ पे कितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं? जरा जरा हाथ उठाएं जोर से। यहाँ बहुसंख्यक ब्राह्मण समाज के हैं। क्षत्रिय समाज के लोग हैं कुछ? क्या कुछ हैं? वैश्य समाज के लोग? अच्छा, बाकी कितने और लोग हैं? कम हैं। एक बार जितने हिंदू हैं सब लोग हाथ उठाएं अपना अपना। भारत माता की। सबसे ज्यादा संख्या कब आई? जोर से बोलिए। सबसे ज्यादा संख्या कब आई? ब्राह्मण थे कम थे, क्षत्रिय थे तब भी कम थे, वैश्य थे तब भी कम थे, वनवासी थे तब भी कम थे, और जैसे ही हिंदू बन गए संख्या, बस इतनी छोटी सी बात अगर हम समझ लें तो मुझे लगता है हमारी कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आखिर मठ मंदिरों को मुक्त करना क्यों आवश्यक है? पहले तो इसको समझिए आप। हमें राम पता है, दशरथ पता है, लेकिन दशरथ के पहले पता है क्या? नहीं। लव कुश के बाद पता है क्या? अच्छा, राम तो अयोध्या के राजा थे, भरत कहाँ के राजा थे? नहीं पता। शत्रुघ्न कहाँ के राजा थे? नहीं पता। शायद लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम भी नहीं पता होगा, भरत जी की पत्नी का नाम भी नहीं पता होगा। क्यों? इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमारे जहां पता चलता वो सेंचुरी खत्म हो गए। जहां इन विषयों पे चर्चा होती वहां किसी और का कब्जा हो गया, सरकारों का कब्जा हो गया, और जहां इस पर चर्चा होती वहां लोगों ने जाना भी छोड़ दिया। और इस पे इतनी बड़ी साजिश हुई कि ऐसे लगता है कि मठ मंदिर पे जो पैसा आ रहा है वो सारा पंडा लोग ले जा रहे हैं। बाहर के कैसी भी बना रखा है। आदमी 10,000 रुपये खर्च करके आता है ना देवघर, तो मुझे लगता है शायद 1,000 रुपये मंदिर में खर्च करता होगा। शेष 9,000 ट्रेन में, रेस्टोरेंट में, थोड़ा अपना कुछ सामान खरीदने में, कुछ कपड़ा खरीदने में, प्रसाद खरीदने में, ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को। अगर वो 1,000 खर्च करता है देवघर में आके, तो मुश्किल से मैक्सिमम 100 रुपये मंदिर में आता है। 900 रुपये तो बाकी जगह खर्च हो जाता है। यानी 10% मंदिर में आता है, 90% बाकी खर्च होता है। आज के 2015 का बजट बन रहा था तो एक बैठक बुलाई गई थी, वित्त मंत्रालय की बैठक थी। उस बैठक में सबसे पूछा जा रहा था, भाई अपनी अपनी राय दीजिए, भारत की जीडीपी कैसे बढ़ानी है, भारत की जीडीपी को कैसे बढ़ाएं। लगभग 50 लोगों की बैठक थी और उसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति केवल एक सुझाव देगा। ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट उठा के दे दिया सब लोगों ने। हमसे पूछे कि भाई कैसे जीडीपी बढ़ेगी, कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, तो कंडीशन वही थी कि सजेशन केवल एक देना है। मैंने कहा चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ को डेवलप कर दीजिए, भारत की इकोनॉमी 2% बढ़ जाएगी। सुझाव एक ही था, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ, इनको डेवलप कर दीजिए, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 90% तो बाकी जगह पैसा जाता है। एक्चुअल में मंदिरों में तो बहुत कम आता है, लेकिन उसके बावजूद जो आता भी है उस पर भी नजर गड़ा के बैठे हुए। अरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना, होटल का जो पैसा आ रहा है
उस पे सरकार तो नहीं ले रही है, ऑटो वाले से तो नहीं ले रही है, फूल माला वालों से तो नहीं ले रही है, बाकी और जो चीजें हो रही उससे नहीं। समझ में नहीं आ रहा ये जो मंदिर में चढ़ावा आता वही क्यों लेती है? और मंदिर में आता कितना? 10%। जहां 90% आ रहा उसकी चिंता नहीं है, चिंता है 10% की, क्योंकि 10% पे उनकी नजरें गड़ी हुई हैं। और इसलिए गड़ी हुई हैं, ये स्वभाव हो गया है। एक कहावत है, फला की दौड़ फला, ऐसा एक शब्द है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप समझ में आ गए होंगे। फला की दौड़, वैसे नेताओं की दौड़ वोट और नोट। नेता शुरू सुबह उठते ही उनका दिमाग वोट और नोट पे शुरू होता है, रात में सोने तक वोट नोट, वोट नोट, कहां से वोट आएगी, कहां से नोट आएगी, कहां से वोट आएगी, कहां से नोट आएगी। बाकी सब कहानी है, बाकी सब कहानी है। और शायद इसीलिए हमारी संस्कृति धीरे 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 सिकुड़ती चली जा रही है। और आज नई खासतौर पे हमारे युवा पीढ़ी तो संस्कृत से बहुत दूर चली गई है। ये भारत का संविधान है, कायदे से जब हम स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता के बाद सरकारों की ये ड्यूटी थी कि वो भारतीय संस्कृति का पुनः जागरण करें। जो हमारी संस्कृति 400-500 साल तक कहीं न कहीं दबी हुई थी मुगलों और अंग्रेज़ों के कारण, उसका पुनर्जागरण करें। जो कुरीतियाँ आ गई थी उन कुरीतियों को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ें। जो और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सामाजिक कुरीतियाँ, आर्थिक कुरीतियाँ, राजनीतिक कुरीतियाँ, उनको ख़त्म करके आगे बढ़ें। वो करने की बजाय हमारी ज़्यादातर नेता, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियाँ केवल वोट और नोट, वोट नोट, वोट नोट, इसी के चक्कर में लगे रहे। और कभी आप गहराई से सोचना, अभी मत बताना, लेकिन चिंतन करना, आज तक किसी नेता ने कोई ऐसा काम न किया हो जिसमें उसको वोट और नोट के बिना किया। सड़क बनती है, वोट मिलती है, नोट मिलती है। जहां से सड़क गुजरती है वहां से वोट मिलती है, और जितने का टेंडर होता है उसका 20% वापस। स्कूल बनता है, जहां स्कूल बनता है वहां से वोट मिलती है, और स्कूल का जितना टेंडर होता है उसका 20%। हॉस्पिटल बनता है, जहां बनता है वहां से वोट मिलती है, और जितने का टेंडर हुआ उसका 20%। 20 तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, यहाँ इधर कुछ हो सकता है, इधर अलग रेट होगा। सामान्यतः 20% होता है, ज्यादा इधर। मैं पूरे देश का एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। एयरपोर्ट बनता है, क्योंकि एयरपोर्ट जहां से बना वहां वोट, वहां के लोगों का वोट मिला, और जितने का टेंडर हुआ उसका 20% नोट मिला। तो सारे काम जहां जहां वोट मिलेगा और नोट मिलेगा वो सारे काम होंगे, लेकिन जहां वोट और नोट नहीं मिलेगा वो काम नहीं। कड़वी सच्चाई, मीठा झूठ तो आप लोग सुनते रहते होंगे, आज थोड़ा हमारे साथ 10-20 मिनट तक कड़वा सच सुनिए। ये कड़वी बात बता रहा हूं आपको, और अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। पिछले 20-25 साल के राजनीतिक, वकालत, इन सब के सामाजिक कार्यों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं।